सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हमारे ताऊ जी के समय में बना। बैंक जब बहुत ही कम दूर दराज तक बैंक नहीं होते थे, वो यहाँ बैंक लेकर के आए। मैं जब वोट मांगने के लिए गया, क्षेत्र में भी, शालीमार गांव में भी, लोगों ने मुझे पलकों पे बिठाया। मैं बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कि जो बिल्कुल गांव के नजदीक मेट्रो स्टेशन है, वो गांव की भूमि पे थी, लेकिन उसका नाम कुछ और था, जिसके लिए आप लोगों ने शांतिपूर्ण जो प्रस्ताव है वो रखा विभाग के समक्ष। तो इस पे शायद बदलाव भी हो गया है। क्या संघर्ष काम आया? बिल्कुल निश्चित ही सारे गांव को मैं बधाई देता हूँ। सारे गांव का संघर्ष था। गूंगे बहरों के लिए तो विस्फोट भी करने पड़ जाते हैं। वैसे तो ये मुख्यमंत्री कहती है मैं बनिए की बेटी हूँ, मैं बनिए की बेटी हूँ, और बनिए की बेटी हूँ मैं तो खराब नहीं होने देती पैसे को। पॉजिटिव राजनीति करके, ये ना सोच करके किसके टाइम का बना हुआ है क्या नहीं है, उसमें कुछ और पैसा लगा करके उसको ठीक चालू करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पे नजदीक में निजी अस्पताल है जो चकाचौंध भरी जिंदगी वाली सुविधाओं वाली चीजें है, उनके दबाव में वर्तमान सरकार ये सारी चीजें नहीं कर पा रही जिसको करने की आवश्यकता है? कि अगर ये चल गया, यहाँ पर खुल गया, तो मैक्स हॉस्पिटल की दुकानदारी थोड़ी मंदी होगी, कम पड़ जाएगी। उनका हो सकता है मैक्स हॉस्पिटल वालों का ही दबाव हो उनके ऊपर कि इसको ना खोला जाए। 4 इंजनों की परफेक्ट टकाटक सरकार है उनकी, तो हम तो निवेदन करेंगे कि उसको बनाए चलाएं हॉस्पिटल को, लोगों को इसका फायदा मिल सके। मैं अगर अगला चुनाव लड़ूंगा तो मेरा तो सबसे पहला मुद्दा यही रहेगा कि इस अस्पताल को चालू करना है। ये मेरे गांव की शान है, हम लोगों ने दिया है, हम चाहते हैं वो आयुर्वेदिक अस्पताल बने, बड़ा विशाल आयुर्वेदिक अस्पताल बने। कम्युनिटी सेंटर के लिए हमारे यहाँ पर प्रीमियर इन होटल के पास में इतनी जगहें पड़ी हैं, वहां दें। हमारी भी बहुत दृढ़ता से मांग है सरकार से कि आप कम्युनिटी सेंटर दो, लेकिन वहां देने का क्या फायदा है? गांव के लोगों को वहां उसका क्या लाभ मिलने वाला है? दिल्ली के मुख्यमंत्री के विधानसभा में दाएं बाएं गंदगियों का अंबार लगा होता है, इस ओर आप क्या कहें? पूरी दिल्ली में ये तो हमारे गांव में, पूरी दिल्ली में ऐसी हालत है। स्टे भी नहीं करते लोग इस चक्कर में, यार गांव की एंट्रेंस इतनी बुरी है, तो एक पुल है, आप उसको बनाइए, आपका विधानसभा क्षेत्र है, आप मुख्यमंत्री है, लोगों ने, इस गांव के लोगों ने बहुत आपको वोटों से जिताया है। हम सब लोगों के साथ में पेट जुड़ा हुआ है। पहले पेट की व्यवस्था करनी है या पहले नाम बदलने की काम करना है? मेरे पॉडकास्ट को देखेंगे तो मैं डरता नहीं किसी से। कोई जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया, मुझे पैसे से भी कोई खरीद नहीं सकता। रेखा गुप्ता पर्ची मुख्यमंत्री हैं। नमस्कार, मैं हूं गणेश यादव, आप देख रहे हैं लोकतंत्र की बुनियाद। मैं अपने एपिसोड के तहत प्रत्येक कार्यक्षेत्र के अनुभवी लोगों से मिलता हूं और उनके द्वारा समाज हित में किए जा रहे विषयों को लेकर के बड़ी बेबाकी से चर्चा करता हूं। आज ऐसे ही शख्स, मैं जिनके बारे में कुछ कहने से पहले मैं पृष्ठभूमि बता दूं, परम श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी भगवान सिंह यादव जी, जिनको कौन नहीं जानते थे, उनकी कर्तव्य परायणता को कौन नहीं जानते थे, उनके द्वारा समाज हित में किए गए कार्यों की चर्चा आज भी गलियों कूचों और गांव में गूंजती है। उनके ही बड़े सुपुत्र और राजनीति के क्षेत्र में सशक्त हस्ताक्षर गोपेश्वर यादव जी हमारे समक्ष मौजूद है। आज उनसे जानेंगे, उन सभी विषयों पे बारीकी से चर्चा करेंगे। सर नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र के बुनियाद। जैसा कि मैंने जिक्र किया, बाबूजी की एक बहुत पुरानी जो चीजें रही है, समाज हित के लिए उनका जो कार्य रहा है, कर्तव्य परायणता रही है, उसकी चर्चा गली कूचों में भी होती है। और जो उन्होंने किया आज बहुत कम देखने को मिलता है। उनकी विरासत को कैसे आप आगे बढ़ा रहे हैं? पहले तो सभी को नमस्कार। बहुत मुझे बड़ा प्राउड महसूस हो रहा है, आप इतना अच्छा इंट्रोडक्शन उनका दे रहे हैं, और होना भी चाहिए, स्वाभाविक है, क्योंकि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं उनका पुत्र हूं। उनके सिद्धांत, उनके जो प्रिंसिपल्स थे जीवन को लेकर के, सामाजिक लोगों के बीच में, जो बहुत ही कठिन सिद्धांत थे, जो आजकल के टाइम पे हम लोग चलने का प्रयास करते हैं, पूरा शिद्दत से, ईमानदारी से प्रयास करते हैं, फिर भी वो बहुत कठिन उनके थे। उनके जीवन के बारे में बताऊं, वो इतने भावुक इंसान थे। मेरे जो बड़े ताऊ जी थे वो प्रधान रहे हमारे गांव में, पंचायत आई 1959 में।
पहले मेरे ताऊजी प्रधान रहे, जिसमें शालीमार गांव, हैदरपुर और रामगढ़ का क्षेत्र आता था। पहली पंचायत जब दिल्ली में आई तो मेरे जो ताऊजी हैं प्रधान राज सिंह, वो प्रधान बने 29 साल की उम्र में ही वो प्रधान बने। और जब तक वो जिंदा रहे, उनकी उम्र भगवान ने कम दी उनको, 40 साल की उम्र में वो पूरे हो गए, तो वो प्रधान रहे। उन्होंने समाज की बहुत सेवा की, दलित समाज हो, नाई तेली, धोबी, गडरिये, कुम्हार, जो भी गांव में सब थे, सबों की बहुत सेवा की। सैनी समाज की बहुत सेवा की, लोगों ने बहुत प्यार दिया। वो बीमार हो गए थे, मेरे पिताजी जो हैं नौकरी करते थे, एस्टेट ऑफिसर थे चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ में जब वो नौकरी कर 60 में उनको सीधा ऑफिसर वो लगे, और नौकरी करते वक्त उसी दौरान हमारे ताऊजी बीमार हो गए। तो यूं कहने लगे कि यार मेरा भाई बीमार है, मुझे ऐसी नौकरी से क्या फायदा है, मेरे भाई हैदरपुर में है और मैं चंडीगढ़ में नौकरी कर रहा हूँ। तो अपनी नौकरी 8 साल की नौकरी करने के बाद 68 में वो अपने भाई की सेवा के लिए, सिर्फ सेवा के लिए अपनी नौकरी को छोड़ करके यहाँ पर आ गए। और उन्होंने सेवा की, 2 साल मौका मिल पाया उनको सेवा करने का। सन 70 में मेरे ताऊजी पूरे हो गए। उसके बाद जब नौकरी छोड़ आए तो यहाँ गांव की राजनीति, गांव के सामाजिक कामों में वो लगे। तो पहला उन्होंने फिर यहाँ करके चुनाव लड़ा और वो प्रधान रहे। और वो जब तक प्रधान रहे गणेश भाई, जब तक ये गांव अर्बनाइज नहीं हो गया। रूरल था, जब अर्बनाइज हुआ तो आखिरी प्रधान वो ही थे। तो उनके हिसाब से जब वो प्रधान थे, उसके बाद प्रधानी का कोई चुनाव नहीं हुआ, तो उसी नजरिए से लोग गांव के जो प्यार करते हैं वो मुझे भी प्रधान बोलते हैं, जबकि मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा प्रधानी का। तो उसी नजरिया से बोलते हैं कि भैया प्रधान जी का लड़का, उसके बाद कोई चुनाव हुआ नहीं। तो वो जो उनको प्यार मिला था उस दौरान, मेरे को भी मिलता है, लोग देते हैं, मैं सुनता हूँ उनके बारे में जहां भी जाता हूँ। तो ये उनका परिचय रहा है। उन्होंने पहला मार्केटिंग बोर्ड बना, दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड बना सन 74 में। तो मेरे पापा जी उसमें सदस्य रहे। बहुत बड़ा बोर्ड होता था मार्केटिंग बोर्ड, आज भी बहुत बड़ा है। पहला बना जब शीला दीक्षित की सरकार थी, अंतिम सरकार, जब 2000 में 2013 से पहले जो सरकार थी, उसमें भी मेरे पापा जी बोर्ड के मेंबर थे। बहुत सेवा की है, राजनीतिक रूप से भी और सामाजिक। जैसा कि आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी कि बाबूजी सामाजिक तो थे ही, पारिवारिक भी थे, और साथ में समाज की सेवा के लिए जिन पदों की आवश्यकता होती है वहां भी रह करके उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया। गांव के प्रधान रहते हुए उन्होंने गांव के रखरखाव के लिए, विकास के लिए, लोगों की सुविधाओं से संबंधित बहुत सारे कार्य किए, जिसकी बानगी आज देखने को मिलती है। आपको मौका मिला है, आपको यहाँ के लोग प्यार देते हैं, आप उनकी विरासत को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? ऐसा है गणेश भाई कि मेरे पिताजी प्रधान थे, तो गांव में इतना डेवलपमेंट का काम उन्होंने किया और मेरे ताऊजी ने भी किया, और जो जो गांव के सभी सहयोगियों के हिसाब से हुआ। हमारे यहाँ पर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हमारे ताऊजी के समय में बना। हमारे यहाँ तकरीबन 5 एकड़ जमीन जो है शमशान घाट के लिए दी गई, जो आसपास आज भी किसी के पास में इतना सुंदर शमशान घाट बना हुआ है। स्कूल वो लोग लेकर के आए, हॉस्पिटल यहाँ आया, डाकखाना जो पोस्ट ऑफिस उस समय बहुत रेयरेस्ट गांवों में होते थे, यहाँ लेकर के आए। बैंक जब बहुत ही कम, दूर दराज तक बैंक नहीं होते थे, वो यहाँ बैंक लेकर के आए। तो उन्होंने तो बहुत काम किया है, हमें अभी उतना मौका नहीं मिल पाया है। राजनीतिक रूप से हम समाज में रहते हैं, रोज नित्य दिन रोज आते हैं, रोज लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं। तो ये इस ढंग से हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। सैकड़ों वर्ष पुराना गांव है हैदरपुर। गांव की जो मूल जमीनी थी कृषि भूमि, आज उस पे बहुत अच्छी अच्छी कॉलोनियां बस गई है। उदाहरण के लिए शालीमार बाग और पीतमपुरा जैसे इलाके। लेकिन जो सुविधा उन कॉलोनियों में है, सरकार की ओर से वो गांव को नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार ऐसा है, जिम्मेदारी तो हम लोगों की है। विकास के लिए, अगर डेवलपमेंट के लिए हमारी जमीनें ली गई हैं तो वैसा दिखना चाहिए। वो विकास भी नहीं दिख रहा है। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में एक्वायर कर लिया। सन 1980 में हमारे गांव में अवार्ड हो गया, सारी जमीनें सरकार ने ले ली। तो उसके बाद बहुत नॉमिनल देने के बाद, अगर आज हमारी जमीनें एक्वायर नहीं होती तो हम भी खेती कर रहे होते।
हम अभी यहाँ आपका आप पास बैठ कर के इंटरव्यू न देके हो सकते खेत में पानी देने जाए हुए होते। ठीक है, एक्विजिशन हो गया, हम लोगों को उसके बदले जो है पैसा मिला, लोगों ने अपने व्यवसाय बनाए दिए, अच्छे के लिए होता है। लेकिन हमारा जो गांव था, करना नहीं चाहिए था एक्विजिशन। बहुत ही जरकी जमीन है, पास में नहर है, पास में आजादपुर मंडी है, जो भी फसल होती थी आसानी से ले जाकर के मंडी में बेच करके आ जाया करते थे। वो दौर हमने तो उतना नहीं देखा, थोड़ा बहुत तो हमने देखा है, लेकिन बताते हैं इतना संपन्न गांव था खेती के नजरिए से, और कोड़ियों के भाव पैसा दे करके खरीद लिया इन्होंने, जो है एक्विजिशन कर दिया। तो लोगों में आहत भी थी, परेशानी भी थी, लेकिन भाई विकास करना है, राजधानी है, दिल्ली की राजधानी है। उनमें उन्होंने 1980 में अस्तित्व में आया शालीमार बाग, 1980 में अस्तित्व में आया पीतमपुरा, जो हमारी ही लैंड पर बना हुआ है। अब वहां पर जाएंगे तो आप तकरीबन 2 लाख 3 लाख रुपए गज का तो रेट मरे से मरा है वहां पर, और यहाँ पर आज भी आप 30-35 हजार रुपए में जमीन मिल जाती है हमारे गाँव में। तो ये दुर्भाग्य ही है गाँव का, उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, प्लानिंग तरीके से नहीं हुआ है। आपके पिताजी के संदर्भ में एक चर्चा ना करूं तो बेमानी होगी। जैसे मुझे ज्ञात हुआ कि जब वो सामाजिक कार्य क्षेत्र में थे और प्रधान थे, उनके पास कुछ ऐसी ऐसी समस्याएं आती थी, उन दबे कुचले लोगों की समस्या, उनको तत्परता से सुलझाते थे। वो टालते नहीं थे, सुलझाते थे, और सुलझाने के तरीके अलग थे। ऐसा नहीं कि किसी को डराया धमकाया, बड़े सलीके से और बिल्कुल समझा करके सुलझाते थे। क्या था उनकी खूबियों का राज? उसके लिए सबसे जरूरी है पढ़े लिखा होना। वो पढ़े लिखे थे, समझते थे, गंभीरता से सब चीज़ों को समझते थे कि किसकी क्या दिक्कतें हैं। मेरे गांव में लैंडलेस पर्सन, भूमिहीन जो लोग थे, अंबेडकर नगर कॉलोनी है हमारे यहाँ पर, एक शालीमार गांव में भी, शालामार गांव में भी कॉलोनी है, उसमें लैंडलेस पर्सन को, उनको दिक्कत है इनके पास, उनको बुला करके, जबरदस्ती बुला करके प्लॉट दिए, प्लॉट बांटे हैं, 300 के करीब यहाँ बांटे हैं, 150 के करीब प्लॉट वहाँ पे बुला करके दिए, तुम्हारी जरूरत है। वो समस्या समझ रहे हैं, जब भी तो दे रहे हैं। उन्होंने वहां दिए, अब लोग आज भी वहां रह रहे हैं, आज वहां लाख रुपए करीब का तकरीबन का रेट हो रहा होगा। और उनकी ईमानदारी की बात बताता हूँ, बहुत ही मैं प्राउड महसूस करता हूँ। उन प्लॉटों में से चाहते तो रख लेते, 1 2 या 4 5 प्लॉट अपने लिए भी रखते, उन्होंने नहीं लिए, सारे के सारे बांटे। 1 इंच जगह ना मेरे को, ना मेरे परिवार को, किसी को उन्होंने नहीं दी, ना ली। तो ये स्थिति उन्होंने ऐसा ही करके अपना गांव के बीच में चौपाड़े बनवाई, उन्होंने सारी चौपाड़े उनके टाइम की बनी हुई है। उस समय जैसा ताना बाना था, जैसी व्यवस्था थी, अब वो छोटी पड़ने लगी हैं, क्योंकि अब जनसंख्या का बहुत लोड यहाँ पर बढ़ गया है, तो वो छोटी लगने लगी हैं चौपाड़े। तो विकास उन्होंने किया, समझते थे, गाँव में लोग बहुत प्यार इसीलिए करते थे, किसी का पक्ष नहीं लेना, नहीं समझ, जो सामाजिक बात है वो बड़ी ईमानदारी से उसका निर्णय लिया करते। सामाजिक चीजों की चर्चा तो हमने की ही। आप सामाजिक के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय हैं, और कांग्रेस से आप 2022 का चुनाव लड़े। आप जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनके किए गए कार्यों को लेकर के आपको कितना लोग याद करते रहे और फिर वो चर्चा करते रहे? मैं 2022 में चुनाव लड़ा, मेरा चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं था। अप्रैल में मेरे को कांग्रेस ने ब्लॉक अध्यक्ष बनाया। मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में, उससे पहले 2020 में मेरे पापा जी पूरे हुए, उससे पहले वो राजनीति करते थे। उनके जो राजनीति के सिद्धांत है, जब मार्केटिंग बोर्ड के वो थे मेंबर, उनको नहीं समझ में आया तो रिजाइन दिया। जिसके लिए लोग पैसा दे करके बनते हैं, पैसा दे करके बनना चाहते हैं या अप्रोच से बनना चाहते हैं, वो वहां जाकर के रिजाइन दिया कि भाई यहाँ पर मेरे टाइप के लोग नहीं है, तो मैंने रिजाइन दे दिया। तो उनके बाद 2020 में वो पूरे हुए, 2022 अप्रैल में मेरे को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया। मैंने कांग्रेस को, यहाँ पर डूबी हुई कांग्रेस थी, उसको जिंदा करने के लिए बहुत प्रयास करा, लगन से करा, लोगों ने बड़ा प्यार दिया। जब हमारा वार्ड होता था 61 नंबर, उसके बाद नवंबर में चुनाव होने थे और परिसीमन होता, पता नहीं था परिसीमन की कोई संभावना है, मेरा चुनाव लड़ने का इतना मन भी नहीं था। तो परिसीमन हुआ, परिसीमन में हमारे वार्ड के अंदर शालामार गांव, सहीपुर गांव जुड़ा। तो पार्टी ने कहा चुनाव लड़ लो, आप गांव का थोड़ा सा हमारा बैकग्राउंड है, लड़ो। तो मैंने चुनाव लड़ा यहाँ से। मैं जब वोट मांगने के लिए गया, क्षेत्र में भी, शालीमार गांव में भी, लोगों ने मुझे पलकों पे बिठाया। मैं बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ,
सभी सारे समाज का। उन्होंने यही मेरे को इतना नहीं जानते थे, क्योंकि मेरे को 6 महीने मात्र हुए थे राजनीति में आगे, 6 अप्रैल से नवंबर तक मान लो आप, तो मेरे को चुनाव लड़ दिया 6 महीने में, और कोई तैयारी नहीं थी। शालामार गांव गया, सहीपुर गांव गया, मेरे गांव में भी मेरे पिताजी के को सोच करके उन लोगों ने बड़ा प्यार दिया। और चांस की बात है, मैं चुनाव हारा जरूर हूँ, लेकिन लोगों ने वाकई में भरपूर बहुत प्यार किया। हैदरपुर के आसपास सरकारी योजनाओं की भरमार है, लगभग चारों तरफ मेट्रो की लाइनें हैं। लेकिन हाल ही में हमने देखा कि जो बिल्कुल गांव के नजदीक मेट्रो स्टेशन है वो गांव की भूमि पे थी, लेकिन उसका नाम कुछ और था, जिसके लिए आप लोगों ने शांतिपूर्ण जो प्रस्ताव है वो रखा विभाग के समक्ष। तो इस पे शायद बदलाव भी हो गया है। क्या संघर्ष काम आया? बिल्कुल निश्चित ही सारे गांव को मैं बधाई देता हूँ। सारे गांव का संघर्ष था। कुछ लोग टीका टिप्पणी कर देते हैं कि ये जो है मीडिया वहां पहुंचा है, लोगों ने अपने ऐसी बात रखने का ये तरीका नहीं है। गूंगे बहरों के लिए तो विस्फोट भी करने पड़ जाते हैं। ये जो वहां पर नाम रखा गया उत्तरी पीतमपुरा को हटा करके, सारा गांव के यंग लड़के, गांव के बुजुर्ग लोग वहां निवेदन करने गए। हम लोगों ने निवेदन करा तो बीजेपी के जो लोग हैं, सरकार जो है, वो ये कह रही निवेदन का ये कौन सा तरीका है, और अगर हम वहां विरोध करते, आंदोलन करते, विरोध करते, तो कहते ये कौन सा तरीका है। तो हमें तो समझ में नहीं आ रहा था। हम तो यहाँ से लगातार प्रयास करते थे, उनके लोगों से कहते थे ये आप पता कर दो क्या स्थिति है। लगातार वहां बोर्ड लगने लग रहे हैं, हर दूसरे दिन नई डेवलपमेंट होने लग रही है, हर दूसरे दिन नई डेवलपमेंट हो रही है। जब उस डेवलपमेंट को नहीं रुकती दिखी, तो गांव के लोगों ने मन बनाया कि वहां चलते हैं, वहीं पर प्रदर्शन करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी करेंगे। तो वही किया, वहां शांतिपूर्वक निवेदन किया। उन्होंने समझा, फिर रेखा जी के दिमाग में आया, उन्होंने उसको परिवर्तित करने का आश्वासन दे दिया है। अब हो गया तो सारे गांव को बधाई है, सर सभी पूरे समाज को बधाई है। चाहे वो गांव मूल निवासी नहीं, मूल निवासियों के अलावा जो भी बासिंदे, चाहे वो अम्बेडकर नगर कॉलोनी में रह रहे, गोविंद मोहल्ले में रह रहे, क्लस्टरों में रह रहे, फायदा उनको होना है, और बहुत प्राउड महसूस करेंगे कि मैं हमारे गांव के नाम से वो मेट्रो स्टेशन का नाम हुआ है। हैदरपुर गांव की आबादी तो घनी है ही, साथ ही और भी कई गांव हैं और फिर क्लस्टर का इलाका भी। इन सभी इलाके को देखते हुए सरकार ने कुछ वर्ष पूर्व कोविड के दरमियान एक सरकारी अस्पताल के लिए प्रस्तावित जगह पे बिल्डिंग निर्माण शुरू किया, लेकिन आज वो अधूरा है। इसको लेकर के आप अपना नजरिया कैसे प्रस्तुत करते हैं? ऐसा है, जो हमारे यहाँ जो मैक्स हॉस्पिटल है, उसके बगल में एक सरकारी हॉस्पिटल बनना शुरू हुआ केजरीवाल जी के टाइम में, कोविड के समय में 2020 के बाद वो बना, और लगभग उसका जो है ढांचा पूरा खड़ा हो चुका है। वो पूरा खड़ा हो चुका है। उसमें जो ब्यूटिफिकेशन होने, रेनोवेशन, जो थोड़े बहुत जो काम होने हैं वो रहते हैं पेंडिंग है। पैसा तो हम लोगों के टैक्स पेयरों का ही लगा हुआ है उसमें। कैसे भी करके उससे जो फायदा पहुंच सकता है वो पहुंचाना चाहिए जनता को। वैसे तो ये मुख्यमंत्री कहती है मैं बनिए की बेटी हूँ, मैं बनिए की बेटी हूँ, और बनिए की बेटी हूँ मैं तो खराब नहीं होने देती पैसे को, हिसाब लगाती हूँ मैं, खराब नहीं। अरे इतना बढ़िया ढांचा वहां बना हुआ है, बहुत प्राइम लोकेशन की जगह है, उसका बेनिफिट पूरी विधानसभा के लोगों को मिलेगा। सरकारी, आज आपको देखते हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों में कितना महंगा इलाज है, नहीं करा पाते हैं। वहां सारे आईसीयू वाले बेड बनाए हुए थे, 1400 बेड का वो हॉस्पिटल बना हुआ है। अब तैयार है सरकार को पॉजिटिव राजनीति करके, ये ना सोच करके किसके टाइम का बना हुआ है क्या नहीं है, उसमें कुछ और पैसा लगा करके उसको ठीक चालू करना चाहिए, ताकि लोग यहाँ पर बेनिफिट ले सकें, लोग यहाँ पर चीज का। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पे नजदीक में निजी अस्पताल है जो चकाचौंध भरी जिंदगी वाली सुविधाओं वाली चीजें हैं, उनके दबाव में वर्तमान सरकार ये सारी चीजें नहीं कर पा रही जिसको करने की आवश्यकता है? एक पक्ष ये भी है, आप सही कह रहे हो कि वहां पर एक प्राइवेट बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मैक्स हॉस्पिटल। अगर सरकार ये सोचती है इनको पीपीपी प्राइवेट, इसको भी प्राइवेट देने के मूड में है कि अगर ये चल गया, यहाँ पर खुल गया, तो मैक्स हॉस्पिटल की दुकानदारी थोड़ी मंदी हो, कम पड़ जाएगी। उनका हो सकता है मैक्स हॉस्पिटल वालों का ही दबाव हो उनके ऊपर कि इसको ना खोला जाए, और प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ सरकारी आ जाता है, तो सरकारी जो है वहां पर लोग बेनिफिट ज्यादा ले जाते हैं, प्राइवेट बंद हो जाते हैं। आज भी वहां ईडब्ल्यूएस के जो लोग जाते हैं वो इलाज भी नहीं करते, चाहे वो किसी ने भी भेजा है ईडब्ल्यूएस के। तो ये तो कानून है कि 25% आप लोगों को ईडब्ल्यूएस के इलाज करने पड़ेंगे।
ईडब्ल्यूएस का अप्रोच से जाए कैसे जाए वो लेते ही नहीं है, उनसे भी पैसे लेने लग रहे हैं। तो ये निश्चित ही ये बात आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो कि मैक्स हॉस्पिटल के दबाव में हो सकता है, मैक्स हॉस्पिटल के दबाव में ये हॉस्पिटल ना खुल पा रहा हो। बतौर सामाजिक प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और आपके पिताजी बाबूजी की जो एक पृष्ठभूमि रही है, उसको देखते हुए इस अस्पताल का कायाकल्प हो सके, लोगों के लिए सुविधा मिल सके, इसके लिए क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे? इस हॉस्पिटल को लेकर के तो हम तो लगातार सरकार पे दबाव बनाएंगे। अभी एक्चुअली में बाई इलेक्शन भी है यहाँ पर शालीमार बाग विधानसभा के अंदर बी वार्ड में, तो हम लोग दबाव बनाएंगे। हम लोगों से जो सहयोग होगा हम निवेदन ही करेंगे। भैया वो 4 इंजन की सरकारें हैं, उनके पास नगर निगम, उनके पास है दिल्ली सरकार, गवर्नर साहब, और सेंटर उनके पास है ही। 4 इंजनों की परफेक्ट टकाटक सरकार है उनकी। तो हम तो निवेदन करेंगे कि उसको बनाए चलाएं, हॉस्पिटल को, लोगों को इसका फायदा मिल सके। क्योंकि आज के टाइम में पॉलिसी जो भी कराते हैं, LIC भी कराते हैं, वो ही प्राइवेट हॉस्पिटल में कराते हैं। आम आदमी जो नहीं कराता है वो सरकारी में जाएगा ही जाएगा। और हमारे यहाँ ज्यादातर आबादी, गांव के आसपास की ज्यादातर आबादी है, वो मीडियोकर फैमिली से बिलो है। वो नहीं बेयर कर पाएंगे, उस खर्चे को नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, तो सरकारी में कराना चाहिए। हम लोग दबाव भी बनाएंगे, जो भी कुछ करना पड़ेगा उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, उसको चालू करवाने का प्रयास करेंगे, पूरा प्रयत्न करेंगे। जैसा कि आपने जिक्र किया कि यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक अस्पताल हुआ करता था, लेकिन आज अपनी खुदी पे आंसू बहा रहा है वो अस्पताल। क्या सरकार को इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए? क्योंकि एलोपैथी के इलाज के साथ साथ आयुर्वेद की अपनी महत्वता है। आयुर्वेद वो पद्धति है जिससे लोग गंभीर से गंभीर बीमारी से छुटकारा पा लेते हैं और उनका बेहतर इलाज होता है। तो क्या सरकार को इस अस्पताल के पुनरुद्धार की ओर नहीं कदम बढ़ाना चाहिए? निश्चित ही ये अस्पताल एशिया का सबसे बड़ा, कभी ऐसा था यहाँ पर बीमारी के जो इलाज है, आयुर्वेदिक का जो इलाज है, बड़ा पेटेंट इलाज है। इसको तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट, क्या बड़े बड़े जो है साइंटिफिक लोग मान चुके हैं कि आयुर्वेद का इलाज बड़ा ही पेटेंट इलाज है। और ये हॉस्पिटल जो है ये 8 एकड़ जमीन में बना हुआ है। 40 बीघे जमीन इसमें दी हुई है ग्राम सभा की, हमारे पिताजी के समय पर दी हुई है। तो ये अस्पताल जब बना था, जब यहाँ पर लोगों का तांता लगता था, दूर दूर से, कोई मेरठ से आ रहा है, कोई सहारनपुर से आ रहा है, कोई जयपुर से आ रहा है, दूर दूर से लोग यहाँ पर अपना इलाज कराने के लिए आया करते थे। बसें भर भर के आती थी। और आज हालात ये दुर्भाग्य है, वो खंडर स्थिति में है। सिर्फ उसका एक यूनिट, जो मैटरनिटी का यूनिट है, वो वर्क कर रहा है, वो भी थोड़ा सा। तो इतनी जगह, तकरीबन 40 बीघे जगह है, वो 8 एकड़ जमीन है, वो बिल्कुल खंडर हुई पड़ी है। सरकार का उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। मैं अगर अगला चुनाव लड़ूंगा तो मेरा तो सबसे पहला मुद्दा यही रहेगा कि इस अस्पताल को चालू करना है। ये मेरे गांव की शान है और मेरे गांव के लोगों की जमीन पर बना हुआ है, गांव की ग्राम सभा की जमीन पर बनाया है। तो लोगों को वाकई में वैसे भी कनेक्ट बहुत करते हैं उस हॉस्पिटल से, जाया करते थे गांव के लोग। अब तो खैर जनरेशन बदल भी रही है, लेकिन वहां से बहुत कनेक्ट करते हैं। और अभी क्या है, रेखा गुप्ता जी उस हॉस्पिटल की लैंड को, जो हम लोगों ने, हमारे गांव ने, हमारे बड़ों ने एक मद में दी, हॉस्पिटल के मद में, कि ये हॉस्पिटल बनना चाहिए। मतलब 40 गज के, 40 बीघे के अंदर ये हॉस्पिटल बनना चाहिए। वो अब उसमें क्या है, रेखा गुप्ता जी ने, सरकार ने उसमें एक कम्युनिटी सेंटर बनाने की जो गांव की मांग है और जायज मांग है कि एक कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए। उनको गांव में कहीं जगह नहीं दिख रही, उन्होंने उस हॉस्पिटल के अंदर ही कम्युनिटी सेंटर बनाने का निर्णय लिया। उसका मैं विरोध करूंगा, समय आएगा मैं विरोध करूंगा। जिस मद में हम लोगों ने जमीन दी है, उस मद का आप चाहे वहां इंस्टीट्यूट बनाइए, मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाइए, मेडिकल रिसर्च सेंटर बनाइए, या वहां पूरा मेडिकल का कुछ भी अस्पताल बनाइए। आपने मेडिकल के लिए दिया, आप वहां कम्युनिटी के आगे सरकार कम्युनिटी सेंटर बनाएगी, कोई और आएगी वहां पर एम्यूजमेंट पार्क बना देगी उसी जमीन को लेकर के, कोई आएगी कोई लाइब्रेरी बना देगी। हम लोगों ने दिया है, हम चाहते हैं वो आयुर्वेदिक अस्पताल बने, बड़ा विशाल आयुर्वेदिक अस्पताल बने। कम्युनिटी सेंटर के लिए हमारे यहाँ पर प्रीमियर इन होटल के पास में इतनी जगहें पड़ी हैं, वहां दें। और हॉस्पिटल के पास में अगर कम्युनिटी सेंटर बनेगा तो वहां ढोल भी बजेंगे, वहां हर तरह का सामाजिक असामाजिक तत्व भी आएगा,
तो कैसे कहीं ना ढोल कहीं बजे? मरीजों को परेशानी हो। बिल्कुल नेचुरली जो वहां पर मरीज होंगे वो ढोल धमाके से वैसे ही दुखी हो जाएंगे। तो ये क्या बेहूदगी है, समझ में नहीं आता है। और लोग वाह वाह ताली बजा रहे हैं, ठीक है, उनका अपना मत है। हम भी चाहते हैं कम्युनिटी सेंटर बनना चाहिए, हमारी भी बहुत दृढ़ता से मांग है सरकार से कि आप कम्युनिटी सेंटर दो, लेकिन वहां देने का क्या फायदा है? गांव के लोगों को वहां उसका क्या लाभ मिलने वाला है? लाभ मिलेगा यहाँ पर गांव के पास में बनेंगे। तो मैं तो इसका विरोध करता हूँ, और शायद गांव के लोग मेरी इस बात से नाराज भी होंगे कि मैं विरोध कर रहा हूँ। कैसे भी करके भाई साहब बन रहा है, बड़ी मुश्किल से बन रहा है, बड़ी मेहनतों के बाद बन रहा है। ठीक है, वो अपनी एक जगह ठीक है भाई, बड़ी मुश्किलों से बन रहा है, लेकिन इसका इट डजेंट मीन कि आप कहीं भी ठा करके बना दोगे। जब उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं होगा तो क्या फायदा उसका? तो ये मेरा विरोध रहेगा वहां पर। बड़ा सौभाग्य है यहाँ के निवासियों को, क्योंकि यहाँ की जो चुनी हुई विधायक है वो दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री है। लेकिन अफसोस तब होता है जब इतनी खूबसूरत विधानसभा में, दिल्ली के मुख्यमंत्री के विधानसभा में दाएं बाएं गंदगियों का अंबार लगा होता है। इस ओर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, इस विधानसभा में गणेश भाई 4 गांव आते हैं, हैदरपुर, सहीपुर, सिंगलपुर और शालामार गांव। ये 4 गांव आते हैं। इन चारों गांवों की आप में प्रवेश कहीं से भी करिए आप मेरे गांव में 3 प्रवेश जगहें, आप आयुर्वेदिक अस्पताल से आए, आप नहर की तरफ से आए, आप रिंग रोड की तरफ से आए, कहीं से भी आकर के देखिए पूरी जगह गंदगी गंदगी गंदगी। मैं तो निवेदन कर रहा हूँ कि आप जो है सरकार को पूरी दिल्ली में, ये तो हमारे गांव में पूरी दिल्ली में ही ऐसी हालत है कि एक बार तो 5 साल के लिए सिर्फ सफाई पे ही काम करना चाहिए, और सब काम देखे जाएंगे। अब मेरे गांव के अलावा आप शालीमार गांव में जाओ, चौक का इतना बुरा हाल है, वहाँ डीए ब्लॉक के सामने इतनी गंदगी है। तो हर जगह ही ऐसा है गंदगी के लिए। बताऊं, मेरे गांव में नहर की तरफ से एक एंट्री है, उस एंट्रेंस पे कोई भी रिश्तेदार तीज त्योहार पे आते हैं गाँव में, भाई किसी के कोई कुआं पूजन है, कोई वैसे ही तीज त्योहार है, रक्षाबंधन है, कोई तीज देने आ रहा है, कोई वैसे ही जब भी आते हैं, अगर गांव की तरफ से आते हैं तो कहते हैं यार तुम ऐसे में रहोगे, या कोई रिश्ता लेकर के आने होता है, यार हमने अपनी लड़की यहाँ पर ब्याह नहीं है, या लड़के हम ऐसी जगह से आया करेंगे, ऐसे में रहेगी हमारी लड़की, ऐसे में एंट्रेंस क्या है, झुग्गिया है दोनों तरफ, इतना टूटा हुआ पुल है, तो रिश्ते भी रिजेक्ट हो जाते हैं। रिश्ते भी नहीं करते हैं लोग इस चक्कर में कि यार गांव की एंट्रेंस ही इतनी बुरी है, वहां पर एक पुल है। हम लोग निवेदन करते, जब हम आम आदमी की सरकार थी, रोज लोग कहते थे भैया नहीं करा। आम आदमी की तो आधे इंजन की सरकार थी, और अगर उस पुल के संदर्भ में बात करें तो 5 इंजन की सरकार है, फिर उस पुल को क्यों नहीं बनाते वो लोग? 5 इंजन से तात्पर्य एलजी साहब, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, नगर निगम, और 5वां इंजन हरियाणा सरकार। वो हरियाणा की लैंड पे है, हरियाणा की जो मुनेक लहर है वो हरियाणा में भी तो उन्हीं का इंजन है। अब तो पूरी ताकत से है, आप उसको पहले कह रहे एलिवेटेड रोड बनाएंगे, अरे जब बनेगा बनेगा, अभी लोगों को असुविधाएं कितनी हो रही है वहां पर। तो एक पुल है, आप उसको बनाइए, आपका विधानसभा क्षेत्र है, आप मुख्यमंत्री है, लोगों ने, इस गांव के लोगों ने बहुत आपको वोटों से जिताया है, आप मुख्यमंत्री बन रही है, पहला काम आप ये कराइए, लोगों की मांग है। गाँव में आजकल चर्चा चल रही है गणेश भाई, गाँव को नाम बदलने की। लोगों को फर्क क्या पड़ता है, हैदरपुर है, हैदरपुरी है, हरिपुर है, फर्क क्या पड़ता है? हम सब लोगों के साथ में पेट जुड़ा हुआ है, पहले पेट की व्यवस्था करनी है या पहले नाम बदलने की काम करना है? समझ नहीं आ रहा है। लोग अब आजकल कह रहे गांव का नाम बदलने के लिए। आजकल देखने को मिल रहा है कि देश के कई अलग अलग हिस्सों में वर्तमान सरकार, चाहे राज्य की हो या केंद्र की हो, बीजेपी शासित, नाम के पीछे पड़ी हुई है। ऐसा नहीं लग रहा है उन नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते काम बेहतर होना चाहिए। नाम में क्या रखा हुआ है? बिल्कुल, शिक्षा की तरफ ध्यान दे, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे, जो मूलभूत चीजें हैं उसकी तरफ ध्यान दे, तो सरकार की वाहवाही होगी, न कि जो मूल ढांचा है, मूल चीजें हैं, उसको बदलने की ओर। बहुत सुंदर बात है, होना यही चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कुछ ही लोग हैं, ऐसा नहीं है लोग समझते नहीं है, अब समझने भी लगे हैं। अब जब कभी ऐसा ही कोई एक क्रांति होगी, रेवोल्यूशन आएगा, तब देखना लोग इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे, इन्हीं पे जो बात नहीं करेगा उसको अपने पास बैठाएंगे भी।
आज क्या है, धर्म के नाम पर, नाम बदलने के नाम। मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ। मेरे गांव का नाम हैदर। हैदर कौन है? कोई कह रहा है हैदर अली के नाम से है, कोई कह रहा है हैदर बेग के नाम से है, कोई कह रहा है मिर्जा हैदर है। अरे उससे क्या बोला, हैदर का मतलब होता है शेर, बहादुर, योद्धा। तो किसी ने नाम रख दिया है, एक्चुअली में मुस्लिम नाम कहते हैं, मुस्लिम नाम। अरे मुसलमानों की भाषा हमारे प्रचलन में थी, आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपसे पूछता हूँ, और गणेश भाई सब खैरियत है ना? अब खैरियत मैं पूछ रहा हूँ, तो उसमें क्या दिक्कत है? ऐसे ही नाम था हैदर, और ना कोई अली लगा हुआ है, ना बेग लगा हुआ है, ना मिर्जा लगा हुआ है, कुछ नहीं है भाई। किसी ने रखा है हैदर, मतलब शौर्य, मजबूत गांव, योद्धाओं का गांव। अब उस पे कि ये मुस्लिम गांव है, इन लोगों में बहकाया जा रहा है। और आपको ये बताऊं, यहाँ पर आज के टाइम में मेरे गांव की बात करते हैं, यहाँ पर लोगों को बहुत डराया जा रहा है कि मुख्यमंत्री बन गई है, वो तुम्हारा कोई नुकसान कर देगी, तुम्हें कोई हर्ट कर देगी, तुम्हारे को किसी तरह से परेशान कर देगी। ऐसा उदाहरण मेरे साथ हुआ है, जहाँ पर अभी हम बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये एक महानुभाव आए, कह रहे तुम मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ मत बोलो, जबकि हमने ये रोड का जो है, हमारे गांव के प्रवेश जो द्वार है, इस पे हमने गांव के नाम लिखवाने के संदर्भ में उनसे निवेदन किया, लोगों को वहां लेकर के गए। बाद में उन्होंने दबाव में कोई औपचारिकता का एक वहां पर बोर्ड लगाया, और उस औपचारिकता के बोर्ड के विरोध में भी हम बोले, मैंने ये तो गलत है। गांव के, हमारे गांव की मेरचंद यादव की बहुत बड़ी शख्सियत थी, उनका नाम को आप मिटा रहे हैं, उनका नाम लिखा जाना चाहिए, गांव का नाम लिखा जाना चाहिए। तो इन्हीं के लोग, बीजेपी के कुछ लोग, मेरे भाई, मेरे परिवार के भाई को ही कहते हैं, उसको ये कह दो कि जो है रेखा गुप्ता पूरी ताकत में है, मुख्यमंत्री पूरी ताकत में है, आपको कोई नुकसान पहुंचा देगी। तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ, अगर वो मेरे पॉडकास्ट को देखेंगे, तो मैं डरता नहीं किसी से भी। कोई जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया, मुझे पैसे से भी कोई खरीद नहीं सकता। मेरे भाई आए, मैंने उनको भी यही कहा था, मैंने भाई आप दबाव में मत आओ, मेरे को जो करना है मैं सही कर रहा हूँ, मैं गांव समाज के लिए कर रहा हूँ, सारा काम गांव समाज के लिए। हमने मैक्स हॉस्पिटल वाली जो रोड थी उसका उद्घाटन करा, तो ये बीजेपी वाली क्या है, टूटी हुई है सड़कें, आज उससे कितना फायदा लोग उठा रहे हैं। मैक्स हॉस्पिटल वाली रोड जो है, अंडरपास से आती है सीधी, और सीधी अब बाईपास तक खुल जाएगी, वो खुलने वाली है, तो कितना फायदा उठा। ये क्या बनाया है, क्या जरूरत थी इसकी, ऐसे करने लगे। नेगेटिव पॉलिटिक्स बहुत चल रही है, तो जिसका तो मैं खंडन करता हूँ। हैदर गांव ने कोई ना पुरी है, ना क्या कहते हैं मुस्लिम नाम है, तो क्या है, एक शब्द है हैदर। यानी कि जो यहाँ के मूल बासिंदे हैं उनको जब कोई एतराज नहीं है, तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को क्या एतराज हो सकता है? मूल एतराज तो यहाँ के निवासियों को होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर किसी को कोई ऐतराज नहीं, कुछ चुनिंदा लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। इतिहास में ये लिखा था यार, तुम्हें अगर हैदर नाम ही है, गणेश भाई आप समझने का, उससे क्यों नफरत है? उसने कोई यहाँ पर आक्रांता तो था नहीं, वो उसने ना तो यहाँ पर कोई मंदिर मस्जिद तोड़े, ना मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई, ना उसने कोई धर्म परिवर्तन कराया यहाँ पर, ना कोई अपना कोई नाम यहाँ पर ऐसे बना दिया कि मेरे नाम का कोई मकबरा बना दो। तो उसने कुछ अच्छा ही करा होगा जब भी उसके नाम पे। अभी कोई आपके नाम पर कोई जगह का, प्लेस का नाम रखा जाता है, आपने उसके लिए कुछ अच्छा करा होगा जब भी तो रखा जाता है। तो ये समझ में नहीं आता लोग किस किस ढंग से राजनीति कर रहे हैं, नेगेटिव राजनीति है, बरगला रहे हैं लोगों को। मेरे भाई को बरगला दिया, मैं तो क्या हूँ, तो मैं ना डर सकता और ना मुझे कोई खरीद सकता। मेरे को कह के गए मेरे भाई कि मत करना, लेकिन मैं करूंगा जो मुझे करना है, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो, चाहे किसी के। कई बार तो अपनी बात जब नहीं सुन रहे थे, गूंगे बहरों की सरकार होती है, तो विस्फोट भी करने पड़ते हैं। विस्फोट से मतलब है कि लोगों के बीच में जा करके अपनी बातें मजबूती से रखनी भी पड़ती हैं, चाहे वो किसी के अगेंस्ट जाए। यानी कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है, जिसका किरदार बुरा है वो इंसान बुरा है। बहुत बढ़िया। नामों में कुछ नहीं रखा है, काम करते जाइए, नाम अपने आप होता जाएगा। अब आप वर्तमान में आम आदमी पार्टी में है, आम आदमी पार्टी की सरकार रही है 2013 से लगातार 2025 तक, फरवरी तक, जब तक ये सरकार नहीं चुनी गई थी। उन सरकार के कार्यों को और वर्तमान में जो सरकार है, क्योंकि सरकार ने बड़े वायदे किए थे कि दिल्ली चकाचौंध हो जाएगी, लेकिन जैसा अभी लग रहा है, प्रयास किया होगा लेकिन कुछ दिख नहीं रहा धरातल पे, वही ढाक के 3 पात।
100 दिन का टारगेट था और 100 दिन से ज्यादा हो चुका है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? गणेश भाई, मेरे को आम आदमी पार्टी में भी आए हुए मात्र 1.5 साल हुआ है। पूरा भी 1.5 नहीं हुआ है, मतलब तकरीबन मुझे 1.5 साल हो गया है। मैं केजरीवाल जी को क्यों मैंने पसंद करा और मैंने क्यों ज्वाइन करी, उसका मैं एक सिद्धांत बताता हूँ। उन्होंने जो हेल्थ, उन्होंने शिक्षा पे बहुत जोर दिया, बहुत काम करा है। इसको लोहा माना को इग्नोर करें तो नेगेटिव, इसको राजनीति करनी है, अच्छे कामों में भी कमियां निकाल देगा वो। लेकिन हेल्थ के, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया, जिससे मैं खुद क्या कहते हैं प्रभावित हुआ और मैंने ज्वाइन की पार्टी। और मेरे आने के बाद मैंने देखा कि ये जो है एक हॉस्पिटल बनना शुरू हुआ, स्कूलों का जो हमारी विधानसभा के अंदर है सारे काम होने शुरू हुए विधानसभा में। तो अब जो सरकार है, वर्तमान की जो सरकार है, इनको सारी दुनिया समझ गई है। ये सिर्फ बोलते हैं, झूठ बोल के कैसे भी बाय हुक और बाय क्रूक इनको सत्ता में आना है। सत्ता में आने के बाद फिर जैसे कहा ना कि 8 मार्च को आपके सबके खातों में 2500 रुपए आएंगे, महिला दिवस मनाया जाएगा, आपके जो है सिलेंडर फ्री मिलेंगे, होली आएगी, होली भी आके चली गई, दिवाली आई, दिवाली भी होकर के चली गई, किसी को फ्री सिलेंडर मिला नहीं है। झुग्गी तोड़ने की एक झुग्गी नहीं टूटने दूंगा। सब लोगों ने देखा है, मीडिया में पागल समझते हैं जनता को, कितनी झुग्गियां टूटी हैं। और अभी रुके हुए हैं ये बिहार चुनाव के बाद, देखना फिर ये करेंगे। इन लोगों को गरीबों से कोई हमदर्दी नहीं है। ये झूठ बोल के बरगला करके सत्ता में आ गए हैं। ना इन्होंने 2500 रुपये देने किसी को, ना सिलेंडर कुछ देना है। अभी ये जाकर के बिहार में भी जाकर के वादे करके आए। अरे आप देखते हैं, रेखा गुप्ता जी खुद कह रही हैं कि ये जो है 20 साल में ऐसी सरकार होती तो 20 साल में क्या परिवर्तन हो गए होते। अरे 20 साल से तुम ही वहां पर हो, वहां पर आज जंगल राज है। तो ये यहाँ पर जो चल रहा है दिल्ली में, कुछ नहीं हो रहा है। रेखा गुप्ता पर्ची मुख्यमंत्री है, पर्ची से जो बीजेपी का जो तरीका है ना, पर्ची मुख्यमंत्री है वो, उनके बस की नहीं है, वो नहीं कर पाएंगे कुछ भी काम। यानी कि आपका मानना है कि कहीं ना कहीं वो कर नहीं रही है, करवाई जा रही है? करवाई जा रही है। उनके मंत्री उनकी नहीं मानते हैं, वो तो दिखावा है। प्रवेश वर्मा क्या उनको मुख्यमंत्री मानते हैं? वो तो खुद मुख्यमंत्री है, इनसे करवाया जाता है। ये डमी है और कठपुतली जैसे बोल सकते हो। आप देख लो जितने भी राज्यों में इन्होंने मुख्यमंत्री बनाए हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, ये सब पर्ची से निकले हुए हैं। पर्ची आप देखा नहीं, वसुंधरा राजे को राजनाथ सिंह जी ने पर्ची दे दी, देखा वो तो अचंभित हो गई और जाकर के फिर बोलना पड़ा उनको कि ये नाम है। जबरदस्ती प्रस्ताव दिलवाया उनसे कि भाई मैं प्रस्तावित कर रही हूँ, फलाना आदमी मुख्यमंत्री है। ये बीजेपी में आजकल पर्ची सिस्टम क्या चला? कहीं ऐसा तो नहीं बागेश्वर बाबा ने पर्ची लोगों की निकाली हुई है? बस यही है, बिल्कुल आप दुरुस्त बात कह रहे हो। ये जो है, जब तक देश धर्म, आप देखो हमारे देश में सबसे ज्यादा धर्म को मानने वाले लोग हैं, जब सबसे ज्यादा धार्मिक बाबा है, सबसे ज्यादा मंदिर है, सब कुछ है, और सबसे पिछड़ा हुआ देश है हमारा। गरीबी में देख लो, हंगर इंडेक्स आप उठा के देखोगे, कितने गिरे हुए हैं हम लोग। ये पेट भरने के लिए लोगों के पास साधन नहीं है। कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि धर्म अपनी जगह है, धर्म की भी रक्षा करेंगे, धर्म परायणता भी हम निभाएंगे, लेकिन साथ ही साथ जिससे जीवन चल सके वो कार्य भी करेंगे, जिसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य मूलभूत चीजें महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, धर्म को हमारी भी आस्था है। मैं भी पक्का सनातनी हूँ, मैं भी सनातन धर्म को मानता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं और धर्मों के मुखालिफ हूँ। मैं तो सबको साथ लेकर चलता हूँ। ये हिंदुस्तान जो है एक बहुत सुंदर गुलदस्ता है, भिन्न भिन्न कल्चरों का, भिन्न भिन्न धर्मों का, भिन्न भिन्न लोग भांति भांति की भाषाओं का। ये बहुत सुंदर गुलदस्ता है। इसको सिर्फ आप एक ही रंग से, सिर्फ भगवा रंग से ही रंग दो तो उसकी सुंदरता खत्म हो जाएगी। हमारा धर्म निरपेक्ष देश है, सब धर्मों का हमने सम्मान करना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। आज आप ये बताइए गणेश भाई, हमारे हिंदुस्तान में तकरीबन 30 करोड़ मुसलमान लोग हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम उनको खड़े होकर के मार देंगे, नहीं मार सकते, उनके साथ रहना है। उनको कोई अलग देश बना के नहीं दे सकते, पहले ही बना के दे दिया है। जब उनको हम रखना अपने साथ में, क्यों नहीं प्यार मोहब्बत से रहा जा सकता? क्यों नहीं उनकी ताकत का इस्तेमाल लिया जा सकता? उनके अच्छे काम, बहुत सहयोग आंदोलनों में भी, देश को आजाद कराने में भी मुसलमानों की ने बहुत शहादतें दी हुई है, बहुत सहयोग रहा उनका। आज भी हम ज्यादा दूर नहीं जाए, राष्ट्रपति हमारे
कलाम जी जो राष्ट्रपति रहे, कितने शानदार आदमी, को भूल जाएंगे कि वो मुसलमान थे भैया, क्या थे, पहले तो वो हिंदुस्तानी थे। तो ऐसा है, बहुत सुंदर गुलदस्ता है, इसकी एंटिटी, इसकी खूबसूरती बना के रखनी चाहिए। लोग नहीं समझ रहे हैं, जब समझेंगे, जब अभी हमारा बगल का देश चाइना हम लोगों से 50 साल आगे निकल गया, बराबर बराबर, तकरीबन बराबर बराबर हम लोग चलते थे 50 साल पहले। आज कहाँ पहुंचता जा रहा है, वो रोबोट की सेना बना रहा है, यहाँ हम अग्निवीर कर रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि इन चीजों में उलझ करके हम अपनी जो सैद्धांतिक चीजें हैं, विकास की बातें हैं, उससे पिछड़ते जा रहे हैं? पिछड़ते नहीं, ये जानबूझ के करा जा रहा है। विकास की बातें करोगे तो जय श्री राम, और आप शिक्षा की बात करोगे जय श्री राम, आप कभी प्रवक्ता से बात करो तो जय श्री राम। अरे भाई, हम भी करते हैं जय श्री राम, लेकिन जय श्री राम के नाम मात्र से आप लोगों का पेट थोड़ा भर जाएगा। जनता को तो काम चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए। भूखे मर रहे हैं, आज भी बताऊं, ऐसी जगह आज स्थिति ऐसी है, लोग चावल में पानी डाल करके भिगो करके खा रहे हैं, इतनी गरीबी है देश के अंदर। ये तो बड़ा हिंदुस्तान एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हम चौथी आर्थिक शक्ति बन गए हैं, विकसित राष्ट्रों की गिनती में चौथे नंबर पे हम, लेकिन आज भी सरकारी आंकड़े के मुताबिक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है। तो इसको कैसे देखते हैं? ऐसे देखते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है, आंकड़ों में, ग्राफ में तो आप ऊपर चले जाओ कितने, आप क्या, हम हमारा कोई खाता तो चेक कर नहीं रहा है भैया, हमारे पास क्या बैंक बैलेंस है, क्या हम लोगों को दे रहे हैं। हमने जापान को पिछाड़ा है, हम चौथी पहुंचे हैं क्योंकि हमने जापान को पीछे कराए, एक स्टेप और आगे बढ़े। आप जापान जाकर के देखो, वहां के लोगों का मोरल, देश के लिए कितने समर्पित हैं, वहां के लोगों की पैट्रियोटिज्म देखिए आप कि वो कितने देशभक्त हैं। तो इन चीजों से आकलन होना चाहिए। आप पूंजीपति कोई बन जाए और वो बाय हुक और बाय क्रुक करके आ जाए, पैसे लेकर के बन जाए, तो उसका सम्मान करोगे? या जो कोई ईमानदारी से चला आ रहा है, जो जिसमें देशभक्ति है, जिसमें अपने देश के लिए समर्पण होना है, उसकी करोगे आप? तो ये बढ़ गए इंडेक्स में, बढ़ने से कुछ नहीं होता। हकीकत धरातल पे ये है, लोग वाकई में 80 करोड़ लोगों को इनको अनाज देना पड़ रहा है। और 80 करोड़ वो लोग हैं कि जिनको शर्म नहीं आ रही होगी एक बार को, भाई हम ले क्यों रहे हैं, हमें रोजगार तो हमें नहीं चाहिए भाई, तो मजबूर है लोग लेने के लिए। ये दे रहे हैं, आंकड़ा दिखाते हैं 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, ले रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका मानना है कि सरकार को जो मूल चीजें उस पर कार्य करने की आवश्यकता है, वनिस्पत इन छोटी छोटी चीजों पर ना उलझे, क्योंकि सरकार के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि लोग चुनाव में से चुन के भेजते हैं कि आप देश को आगे बढ़ाने के लिए, वहां के नागरिक को सुविधा देने के लिए आप आगे आए हैं, आप चुन के आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम अपना जनप्रतिनिधि इसीलिए चुनते हैं ताकि हमारी जो बातें हैं वो जाके संसद में, चाहे विधानसभा में, चाहे वो और कोई प्लेटफॉर्म है, वहां जाकर के रख सके। लेकिन होता क्या है, एक बार जीतने के बाद जनता से कोई सरोकार उनका नहीं रहता। उनका सरोकार रहता है हम कितनी बढ़िया चमचागिरी करें, कितने बड़े ऐसे बने ताकि हम और कोई एक और ऊंचा पद ले ले। ये हवस है, ये बुझ नहीं रही है लोगों की। बस आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करना है, अपने चरित्र को, मैं कह रहा हूँ, सीक्रेट से सीक्रेट जानकारी चंद पैसों के लिए लोग दे देते हैं। क्या मोल रह गया देश का? देश की सिक्योरिटी की सीक्रेट, आप देखो पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, ये पीपीपी जो हुए ना सारे, ये क्यों हो रहे हैं? ये इंटरनली हकीकत ये है, कुछ चंद लालच में, अपने लालच में, सत्ता के लालच में मान लीजिए, ये सब कराए जाते हैं। यानी कहने के स्वार्थवश ये सारी चीजें। एग्जैक्टली, बिल्कुल। हमारे साथ थे गोपेश्वर यादव जी, जिनसे हमने इनके पिताजी की विरासत, उनके द्वारा किए गए कार्यों को जो आज भी लोग याद करते हैं, और उनको जब याद करते हैं तो उन लोगों के आंखों में अश्रुधारा बह जाती है। वो एक शख्स थे जिनकी वानगी उनके समय के लोगों ने तो देखा ही, वर्तमान में जो आज है उन्होंने भी देखा। गोपेश्वर यादव जी ने राजनीति से संबंधित भी, और शालीमार बाग विधानसभा के इर्द गिर्द के इलाके जो आज अपनी बेबसी पे आंसू बहा रहा है, उस पे भी बड़ी बेबाक पक्ष रखा इन्होंने, और सभी विषयों को बड़ी साफगोई तरीके से आपने बताया। इसी तरह हम किसी अगले क्रम में किसी अन्य व्यक्तित्व से मिलेंगे,
और जानेंगे उनका पक्ष। तब तक देखते रहे लोकतंत्र की बुनियाद, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।